क्लास 7th। आज मैं आपको आपके हिंदी की प्रथम पाठ्यपुस्तक से पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर समझाने जा रही हूँ। क्लास 7th इस पाठ को पढ़ने से पहले बेटा आप ये जान लीजिए कि इसके पहले जो पाठ है पाठ 5 मिठाई वाला, वो आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि बेटा वो आपके पोर्शन में नहीं है। इसके पहले बेटा आपने पाठ 1, 2, 3, 4 पढ़ लिया है और कॉपी वर्क भी कर लिया है। पाठ 5 आपको पढ़ना नहीं है और पाठ 6 बेटा आप आज पढ़ने जा रहे हैं। ये जो पाठ बेटा रक्त और हमारा शरीर, ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए बेटा। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक है क्योंकि इस पाठ से बेटा आपको रक्त के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। इस पाठ के बेटा लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी। अब चलिए पहले यतीश अग्रवाल जी के बारे में जान लीजिए। संप्रति दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी बेटा देश में स्वास्थ्य और जनप्रिय आयुर्विज्ञान साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में से एक हैं। इनका जन्म 20 जून 1959 को बरेली में हुआ। उनके कॉलम स्वास्थ्य उलझन, गृह शोभा, ओपीडी हिंदुस्तान और सेकंड ओपिनियन हिंदुस्तान टाइम्स पाठकों के बीच में बेटा अत्यंत लोकप्रिय है। अब चलिए बेटा इस पाठ को आप समझिए। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। दिव्या बेटा अनिल की छोटी बहन है और वह शुरू से ही बेटा कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से क्या था कि उसे थकान से महसूस होती थी, उसे भूख नहीं लगती थी, किसी भी काम में मन नहीं लगता था। तो अस्पताल में जब डॉक्टर ने उसे देखा तो देखते ही कहा कि लगता है कि दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। ये कह के उन्होंने दिव्या को पास के कमरे में भेज दिया रक्त की जांच के लिए। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिल गई। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून जांच के लिए आपके पास भेजा है। जब दीदी ने देखा डॉक्टर दीदी ने तो देखते ही उन्होंने कहा कि कहो अनिल यहाँ कैसे आना हुआ। तब अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल में रिपोर्ट ले जाना। जब डॉक्टर दीदी ने सुना कि दिव्या की रक्त की जांच करनी है तो बेटा उन्होंने क्या किया कि दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें निकाल ली और निकालने के बाद उसे शीशी में डाल दिया और डालने के बाद उसे स्लाइड पर लगा दिया। फिर अनिल से वह कहने लगी कि तुम कल आना और रक्त जांच की जो है रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थीं। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर बेटा अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के बाहर दस्तक दी, दरवाजे को मतलब खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई कि आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो क्या देखता है कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा
लेगी तो ठीक हो जाएगी। दीदी ने इशारा किया अनिल को, बेटा कि कुर्सी पर बैठ जाओ। और स्लाइड की जांच जब पूरी हो गई तो डॉक्टर दीदी ने क्या किया बेटा, अपने हाथ साबुन से धोए और तौलिया से पोंछती हुई वह बोली कि अनिल, दिव्या को एनीमिया हुआ है, चिंता की बात नहीं है। अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो वह ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा मतलब कि जानने की इच्छा, जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। अनिल ने जब देखा तो उसके मन में और भी कुछ बातें जानने की बेटा इच्छा हुई, तो उसने दीदी से कहा कि एक सवाल पूछूं? दीदी ने कहा, हाँ हाँ पूछो, क्यों नहीं। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दीदी ने कहा कि यह जानने के लिए अनिल, तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। दीदी ने कहा कि अनिल, देखने में तो रक्त कैसा होता है, एक द्रव्य के, लाल द्रव्य के समान ही दिखता है, लेकिन जब इसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं लगता है। कहने लगी कि मोटे तौर पे कहूँ तो इसके दो भाग होते। एक भाग वह जो तरल होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं है, जिन्हें बिम्बाणु, प्लेटलेट कहते हैं। दीदी ने कहा कि दो भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। कुछ कण लाल होते हैं, कुछ कण सफ़ेद होते हैं और कुछ ऐसे कण होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता है, जिन्हें हम बिम्बाणु कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। इतना कहकर दीदी ने अनिल से कहा कि सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई। दीदी ने कहा कि ये कहते हुए कि कई कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर बेटा दीदी ने क्या किया, दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगा दी और उससे फोकस किया और अनिल से बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। इस तरह से बेटा रक्त जो है, रक्त के दो भाग होते हैं। एक भाग जो होता है वह तरल होता है, जो तरल भाग होता है उसी को प्लाज्मा कहते हैं। जो भाग रक्त का तरल होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। और जो दूसरा भाग होता है बेटा, दूसरे भाग में छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, लाल कण, सफ़ेद कण, कुछ कण ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता है, जिन्हें बिम्बाणु कहते हैं। ये जो कण होते हैं बेटा, ये प्लाज्मा में ही तैरते रहते हैं, प्लाज्मा में जो है तैरते रहते हैं। अब आइए बेटा 36 पेज नंबर पे। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। और जैसे ही बेटा अनिल ने स्लाइड देखा तो वह आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। अनिल कहता है, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही बेटा आप जानते होंगे, बालूशाही एक प्रकार की मिठाई का नाम है। देखिए यहाँ पर दिया भी है चित्र। तो बालूशाही एक मिठाई का नाम होता है जो गोल होती है और बीच में से जो है वह
उसमें छेद होता है, मतलब बीच में से वह जो है गहरा उसमें छेद रहता है। हाँ दीदी, हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए होते हैं, मतलब बीच में बेटा दबे रहते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। दीदी ने कहा, जब अनिल ने कहा कि ये तो छोटी छोटी बालूशाही के समान लग रहा है, जैसे लग रहा है कि छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो, तो दीदी ने कहा हाँ, लाल कण जो है बनावट में वो बालूशाही की तरह ही होते हैं, जो गोल होते हैं, दोनों तरफ से अवतल होते हैं, बीच में दबे हुए से लगते हैं, और रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या जो होती है वह लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें जो ये रक्त है लाल रंग का दिखता है। अब आप समझ गए ना बेटा कि रक्त हमारा लाल रंग का क्यों दिखता है? तो इसी कारण हमारा रक्त जो है वो लाल रंग का दिखता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। ये जो कण है ये शरीर के दिन रात बेटा काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। जो लाल कण होते हैं बेटा ये रात दिन काम करते हैं। और जो बेटा हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने पर जो साफ हवा होती है उसमें से ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम भी बेटा जो है लाल कणों का ही होता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है, मतलब लाल कणों का जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। फिर दीदी ने कहा कि इन कणों का जो जीवन काल होता है वह 4 महीने का होता है। 4 महीने में ये 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सारे कण एक साथ नष्ट नहीं होते हैं। ये एक साथ नष्ट नहीं होते, धीरे धीरे नष्ट होते हैं। कुछ आज नष्ट होंगे, कुछ कल नष्ट होंगे, फिर कुछ उसके अगले दिन नष्ट होते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। फिर दीदी ने कहा, जब अनिल ने कहा कि तब तो ये कुछ महीनों में खत्म हो जाते होंगे, तो दीदी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, हर समय नए कण बनते हैं, और जब नए कण बेटा नष्ट हो जाते हैं ना, तो जब जो कण नष्ट हो जाते हैं तो जो नए कण बने होते हैं वह जो है नष्ट हुए कणों का ही स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों का निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। बेटा हमारे हड्डियों के बीच में आप देखे होंगे भाग होता है, खोखला सा भाग होता है, तो उस खोखले भाग में बेटा मज्जा होता है, और मज्जे को ही कारखाना, वहाँ पे बहुत सारे कारखाने होते हैं जहाँ पर रक्त कणों का निर्माण होता है। इस तरह से क्लास 7th हमारा जो रक्त बनता है वो हड्डियों के बीच में जो मज्जा होता है वहीं पर रक्त कणों का निर्माण होता है, और ये लाल कण उसके निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। दीदी ने कहा कि हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन की, लौह तत्व की और विटामिन रूपी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो? दीदी ने पूछा अनिल से कि यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल,
दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। अब आइए बेटा पेज नंबर 37 पे। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। दीदी कहती है यदि कोई व्यक्ति उचित आहार नहीं ग्रहण करता है तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है। बेटा रक्त निर्माण के लिए प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की आवश्यकता होती है और जो व्यक्ति ये कच्चा माल ग्रहण नहीं करता है, जो व्यक्ति ये कच्चा माल ग्रहण नहीं करता है तो इसका नतीजा ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते हैं, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। फिर अनिल ने दीदी से पूछा तो क्या ये संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? दीदी बोली हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। दीदी ने कहा कि हाँ, ये कहना भी काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। दीदी ने कहा कि हाँ, बहुत हद तक ये सही हो सकता है कि संतुलित आहार लेने मात्र से एनीमिया से हम बचे रह सकते हैं, लेकिन यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से भी हो सकता है, लेकिन हमारे देश में एनीमिया होने का सबसे बड़ा जो कारण है वह है पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। दीदी ने कहा कि इसके अलावा एक और भी कारण है, वह कारण ये है कि पेट में कीड़ों का हो जाना। क्लास 7 आज बेटा आप यहाँ तक पढ़ेंगे और यहाँ तक समझेंगे। ये पाठ बेटा बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए जितना मैंने समझाया है क्लास 7 आप उतना तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ जो शेष भाग बचा है आज वह भी आप इसका पूरा समझ पढ़ लीजिएगा और फिर मैं आपको जब दोबारा पढ़ाऊँगी तो मैं फिर से आपको समझा दूँगी।